मिनट में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट 2021-22। किसको राहत, किसको आफत, किसको ये कहे कि जो उम्मीदें थी उन पे पाँव नहीं फिरता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ राहत है, इसकी कहीं को समझी नहीं है। कोरोना काल का बजट कहा जा सकता है। उम्मीद ऐसी थी, ऐसे विश्लेषक कहेंगे कि नहीं मिल पाई है, लेकिन सरकार का दावा है कि सीमित संसाधनों में जिस तरह की परिस्थितियां रही है दुनिया के सामने, उसमें इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। तो चलिए, हमारे साथ अतिथि जुड़ चुके हैं। हमारे साथ झारखंड रांची से दीप्ति सिंह जुड़ी हुई है, जो सोशल सेक्टर में काफी काम कर रही है। भाजपा नेता मदन राठौड़ पाली राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर राजस्थान से आम आदमी पार्टी नेता देवेंद्र शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं दीप्ति, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। काफी हमने चर्चा भी की है प्री टॉक्स में, तो कैसा देखा जा रहा है इस बजट को? एक नजरिए से अगर हम देखें, एक रिएक्शन देना चाहें तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? इसको अभी गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है कि ये उम्मीदों की बजट है या प्रैक्टिकलिटीज में इसके लिए हमें कुछ सचमुच में इससे कुछ मिलने जा रहा है। जिस तरीके के बड़े बड़े इसमें वादे दिख रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, लोन के ऊपर कुछ छूट दी गई है, 75 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ी सी छूट दी गई है कि चलिए अब आपको इनकम टैक्स भरने की जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें ठीक है। मुझे बहुत अच्छी इनकी लगी है एकलव्य, जो हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के ऊपर इस बार थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, और वहां पे कुछ एजुकेशन को जो आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में जो नहीं था अब तक ध्यान, वो पहली बार लेकर आए हैं। तो वो थोड़ा सा मैं उसके लिए जरूर स्वागत करूंगी अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का। और बाकी अभी थोड़ा सा और इसमें अध्ययन करने की जरूरत है कि इसमें जितनी चीजें आपकी डिमांड भी थी कि जो ट्राइबल सेक्टर है उसमें थोड़ी कुछ एजुकेशन और इन पे ध्यान देना चाहिए। उन लोगों मेरा एक और डिमांड है, वही रहता है शायद सोशल कैसे बढ़ सकता है, उस पे गौर करना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास में, देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, एक पॉलिटिकल पार्टी को भी आप बिलोंग करते हैं, और सबसे बड़ी आपकी जो खासियत, आप एक जर्नलिस्ट हैं, और बजट आपके लिए कोई नया नहीं है एनालिसिस करने के लिए। कई सालों से आप इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं। तो इस बजट पे एक मैं पहले जर्नलिस्टिक नजर से भी चाहूंगा, फिर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन चाहूंगा आपको। देखिए, इस बार का बजट बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन देश फेस कर रहा है, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन पूरे वर्ल्ड में है, और इसके बाद पेंडेमिक की वजह से पूरे एशिया की इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल पे है, और हिंदुस्तान तो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित है। भले ही सरकार कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ सारे पैरामीटर्स पे देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है। इसको संभालने के लिए बहुत ड्रास्टिक कदम की आवश्यकता है, जो कि इस बजट के अंदर उस तरह के किसी तरह के कोई ड्रास्टिक कदम आप नहीं कह सकते। कि देखिए, ये टैक्स के पार्ट पे हो सकता था कि प्रोडक्शन आप बढ़ाएं, जीडीपी बढ़ाएं, और जिससे कि कुछ रिलीफ मिले, रोजगार बढ़े लोगों के, या टैक्स में रिलैक्सेशन करें जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए। उन दोनों, प्रोडक्शन बढ़ाने और लोगों को के हाथ में पैसा देने, ये दो कदम हो सकते हैं जो इमरजेंसी में अनाउंसमेंट के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया है, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे रेलवे हो, या फिर सड़क हो, तो उससे लगता है कि पैसा आएगा लोगों के पास। मैं उस पे भी आता हूँ। तो दोनों, प्रोडक्शन बढ़ाने और लोगों के हाथ में लिक्विडिटी देने, दोनों के पार्ट पे सरकार के इस बजट में कोई बहुत बड़ा कदम दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो डायरेक्ट टैक्स में जो अभी आप बता रही थी कि भाई 75 साल के, देखिए वो गिनती के लोग हैं, उनको आप वैसे भी आप वो एग्जम्प्टी रहते हैं, वो कोई बड़ा कदम नहीं है दिखाने के लिए। हाँ, अब जो योगेंद्र जी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अब सरकार के पास यही एकमात्र रास्ता है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे रोजगार बढ़े। देखिए, इसमें ये सरकार जो है इस पार्ट पे बहुत ज्यादा अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है कि सरकारी इन्वेस्टमेंट वहां जाता है जहां पर पैसे की लूट हो सकती है, जहां से पैसा निकाला जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट तो करिए, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने और लोगों की लिक्विडिटी बढ़ाने, ये अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी इकोनॉमी उठ नहीं सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो बजट है, इस बजट में कोई
विजन जिसको कहना चाहिए कि एक इकोनॉमी को बूस्ट देने का विजन कतई गायब है इसमें से। तो चलिए, लेकिन आपको क्या लगता है $5 ट्रिलियन का जिक्र है, 2022 में किसान की आमदनी दुगनी होगी, इस पे कहीं कुछ लग रहा है आपको? क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना है, और योजना कब की है? 2022 में किसान की आमदनी दुगनी होगी। मोदी 1 यानी कि जो पहला कार्यकाल था उसका अनाउंसमेंट चाहिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर तो अब हंसी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप 5 ट्रिलियन का मजाक बना सकते हैं, इसके अलावा इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। न सरकार गंभीर है और ना ही इकोनॉमिस्ट कोई इसके बारे में सोच रहा है कि आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पे जाएगी। अब तो यह है कि आपकी इकोनॉमी संभल जाए, आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़े रह सके, उतना काफी है। अगर उतना कर ले तो मैं नरेंद्र मोदी सरकार का अचीवमेंट मानूंगा। तो कहने का मतलब ये एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेसिफिकली आप आ जाएं, क्योंकि अभी देश में एक हंगामा खड़ा हुआ है। इन्होंने 2-3 कदम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उठाए हैं, पर मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इससे किसानों की इनकम में किस तरह से बढ़ोतरी होगी। ये कोई भी इसके अंदर इस तरह का कोई कदम नहीं है। शास्त्री साहब, वापस लौट रहा हूँ। मदन राठौड़ साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी का बजट है, मोदी साहब बीजेपी के लिए इस समय आइडल है, और इस बजट को लेके एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार के सामने चुनौती, क्योंकि कोविड राहत, कोरोना के दरमियान कैसा बजट आ सकता है, बजट पे हमेशा लोगों की जिज्ञासा रहती है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा थी। हमने अलग अलग पैनल्स को जोड़ा भी, अलग अलग शहरों से, हर व्यक्ति की उम्मीद थी। उम्मीद के नजरिए से देखिए, आप भी एक आम आदमी है, तो क्या पहला रिएक्शन चाहूंगा इस पे बजट? देखिए, ये बजट जो दिया है मोदी जी ने, इसमें देखिए किसानों को कितना बड़ा लाभ दिया है। ये शास्त्री जी पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहे थे कि एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया है, जो उसकी लागत से 1.5 गुना उसको एमएसपी मिलेगी, और गेहूं का उत्पादन 6% को एमएसपी मिलती है। 6% को क्या है उसका मतलब? कुछ नहीं। अगर आप पूरा अनाज खरीद ले, शास्त्री साहब लौट रहा हूँ आपके पास में। शास्त्री जी, एक बात आप सुनिए, मदन जी पूरी बात। एपीएमसी को भी ताकत दी है। एपीएमसी में भी 1000 मंडियों को और डिजिटल से जोड़ने का काम किया है। ई नाम योजना दी है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट दिया है। तो ये सब आप भी समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। किसान को गेहूं के उत्पादन के लिए और किस प्रकार से और बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार से धान उत्पादन करेगा किसान, तो उसमें भी किस प्रकार से कितनी खरीद करने की क्षमता बढ़ाई है। इसलिए किसान तो निश्चित रूप से लाभान्वित हो गई होगा। किसान की आमदनी जो बढ़ाने की बात, डबल करने की बात जो मोदी जी ने कही थी, वो उस दिशा में कदम है ये, और मूलभूत परिवर्तन किया है। ये आप समझिए कि स्वामित्व कार्ड दिया है, जमीनों का जो स्वामित्व, ग्राम पंचायतों में जो जमीनें लोगों की होती थी उसमें स्वामित्व कार्ड नहीं था। मजदूरों के लिए कितना सोचा है। देखिए आप, पहले मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, वो अपनी किसी कारण से नौकरी छोड़ करके कहीं दूर जाता था, तो उसको वो सब लाभ नहीं मिलता था। मजदूर को ईएसआई से जोड़ा है, प्रत्येक मजदूर को ईएसआई से जोड़ा है, ताकि उसको स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। इसकी चिंता की है प्रधानमंत्री जी ने। दूसरा, उसको जो ग्रेच्युटी वगैरह जो कुछ भी उसकी होती थी, वो उसको वहां पर भी मिलेगी जहां पर वो किसान मजदूर कहीं भी जाएगा। यही नहीं, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए राशि दी है, इसमें जोड़ी है। ये ऐसी उपज जो जल्दी खराब हो जाती थी, जैसे टमाटर है, प्याज है, जल्दी खराब हो जाता था, उसको बीमा सेक्टर से जोड़ा गया है। उसको बीमित किया जाएगा ताकि उस किसान को और वो हानि नहीं उठानी पड़े। ये सब अपन इसको भूल कैसे सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितना किया है। राठौड़ साहब, मदन जी, राठौड़ साहब, दो चीजों पे सभी का फोकस था कि एक तो रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार खुद ये बात मान चुकी है कि लोगों के इस महामारी में विपरीत असर पड़ा है, चाहे उनका रोजगार हो चाहे उनकी सेहत हो। एक किसान आंदोलन चल रहा है देश में, उसको लेकर के भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या किसानों को खुश करने के लिए सरकार कोई नया पासा फेंकेगी या नए कदम उठाने जा रही है। तो चलिए, मैं रोकना चाहूंगा, रामपाल जाट इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कदावर किसान नेता हैं और लगातार इस आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, बजट आपने देखा होगा, कुछ चीजों को लेकर अभी दावा भी कर रहे हैं मदन राठौड़ साहब, और निर्मला सीतारमण जी ने कहा भी है कि एक तो पंचायतों में आपके कार्ड का मतलब है कि जमीन का स्वामित्व किसान का है, उसको आपको पुख्ता प्रबंध उसके लिए किया गया है। आपकी फसल खराब अगर रास्ते में कहीं हो भी जाती है, खासकर सब्जियां और फल फूल,
इनको लेकर के उसको उसका बीमा किया जाएगा, उस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं जी। तो क्या लगता है, कुछ राहत की खबर कह सकते हैं इसमें बजट को लेकर, खासकर खेती और किसान के लिए? रामपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और जी जी रामपाल जी, आपने सुना मुझे? चलिए रामपाल जी के पास मैं लौटूंगा। रामपाल जी के पास में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन दीप्ति सिंह जी के पास जाना चाहूंगा रांची वो एक बार वापस। दीदी जी, बड़ी तैयारी थी, लोगों का मानना भी था कि इस बार टैक्स स्लैब में सरकार को थोड़ा सा राहत देनी चाहिए, लेकिन उम्मीदों पे पानी फिरता देखें या फिर सरकार की मजबूरी माने इसे? अब जिस हालात से अभी हम लोगों के अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, जिस तरीके से गुजर रहा है, किसी भी तरीके से कहीं से आमदनी नहीं है, तो बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद तो पहले भी नहीं थी। सच्चाई ये है, हकीकत भी यही है, और बस उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है कि 1.5% का जिस तरीके से रिलैक्सेशन चल रहा था लास्ट ईयर, वो इस साल भी आपको 2022 के मार्च तक आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से कहीं कि बहुत कुछ सुधार की उम्मीद नहीं थी। समय और सिचुएशन भी ऐसा रहा है, पिछला जो पूरा साल रहा है वो काफी डिस्टर्ब्ड रहा है। तो हमारे सरकार के पास भी देने को कुछ नहीं है सिवाय वायदे के अलावा। स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस बार, और थोड़ी बहुत जो चीजें जो हमें लग रहा था कि कहीं उनको दिखेगा कि महिलाओं के विकास के लिए स्कूलों के शिक्षण संस्थान पे भी कुछ फोकस होगा, और जैसे कि हमारे एक और भाई बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देवेंद्र शास्त्री जी, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम रुके पड़े हैं, कई साल हो गए, जिसकी वजह से लोगों के हाथ से काम छूट रहे हैं, और जो निचले तबके के लोग थे जिनके पास रोजगार का अवसर इन्हीं सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल कामों से होता है, वो सब कहीं ना कहीं धराशायी नजर आ रहा है। इस साल भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, और इसकी तरफ फोकस भी नहीं किया गया है। ना ही उन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो पहले चल रहे थे रुके हुए हैं, ना ही उन प्रोजेक्ट्स पे जिसपे की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं, वो भी एज इट इज स्टैंड स्टिल है। तो जब तक इन पे काम नहीं होगा, विकास का जो सतही तौर पे हम लोग इसको देख रहे हैं, ऊपर से सुपरफिशियल, उसमें कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। बदलाव एक दीप्ति जी, एक सवाल है मेरा आपसे, थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक आपको ध्यान होगा, पहले कार्यकाल में उन्होंने एक बात कही थी, जब बजट बहस का वित्त मंत्री जवाब दे रहे थे, उसी दिन उन्होंने एक बात कही थी कि दो बातें या कोट करने की, एक तो कि ब्यूरोक्रेसी मजे करती है, सरकार आती है जाती है, लेकिन एक तंत्र स्थायी रहता है, और ये राजनीतिक फूट का पूरा मजे भी लेते हैं, और हमें ऐसा करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, तंत्र चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे कोई भी हो, ये देश रहना चाहिए, उसका जिक्र किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि 70 साल से रेलवे की ऐसी ऐसी फाइलें दबी हुई हैं जो मुझे झाड़ने में भी वक्त लग गया, उन्हें देखने में, लेकिन अभी बजट पे बजट आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी जगह पे ऐसे अनाउंसमेंट्स भी हैं, और खासकर झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, अगर इधर का हम जिक्र करना चाहें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का काफी जिक्र अपने अल्फाज में किया है मोदी साहब ने, तो इस बजट में कुछ हम देख सकते हैं, रेलवे को पैसा भी मिला है उन योजनाओं पे जो वर्षों से पड़ी हुई है, या फिर उन्हें लिंगर ऑन कर दिया गया। आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, आधा आपका अभी सरकार से इंतजार कर रहे हैं कब बजट आएगा, तो वो विजन कहीं क्लियर होता दिख रहा है, वो भी हमारा लॉन्ग टर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। गिरिराज जी, देखिए, जो डर है ना हमारा, जो डर ये था कि रेलवे के ऊपर किस तरीके से सरकार अपना फोकस देती है और रखती है, और आगे इसको कैसे देखती है, और बिल्कुल वो जो नॉर्थ ईस्ट जो एरियाज है वो अभी भी बहुत नेग्लेक्टेड है, और बहुत काम बाकी है। फाइलों पे धूल जमी होगी, हो सकता है ब्यूरोक्रेसी आए गए और मजे लेते रहे और पैसे खाते रहे। मुश्किल और डर जो यहाँ पे बैठा है वो ये है कि इस बार अगर रेलवे पे इतने सारे बजट दिए जा रहे हैं, तो क्या उसका फायदा सचमुच में वो जो आम जनता है उनको मिलने जा रहा है, या फिर किसी ऐसे तंत्र को मिलने जा रहा है जिसके लिए हम सब पहले भी बात कर चुके हैं और डर रहे हैं कि एक महकमा बहुत ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है, लेकिन आम आदमी त्राही त्राही मचा हुआ है। जी मैं सर आ रहा हूँ, शास्त्री साहब एक बार वापस आ रहा हूँ। शास्त्री साहब, मैं आ रहा हूँ एक बार आपके पास, मैं एक बार रामपाल जी के पास जाना चाहूँ। रामपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। रामपाल जी। हाँ योगेंद्र जी। जी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है देश में और बजट सामने आया है।
राठौड़ साहब ने दावा किया, निर्मला जी ने कुछ सपने भी दिखाए हैं कि हम अगर आपके फल फूल सब्जियां खराब होती हैं उसके लिए बीमा क्षेत्र को हम आगे लेकर के आ रहे हैं, तो उससे बड़ी राहत मिलेगी, आपको स्वामित्व कार्ड मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसान को लेकर के राहत की खबर दे रही हैं, ये सरकार का दावा है, तो क्या माना जाए इसे? ये जो स्वामित्व कार्ड है, जहां तक मैं समझ पाया वहां तक ये कृषि भूमि के लिए नहीं है, ये तो जो आवासीय भूखंड है उनके लिए है, इसलिए इसका तो कोई अंतर किसान की आय पर कोई आएगा नहीं। यदि ये कृषि के लिए भी हो स्वामित्व, तो भी यहाँ तो खातेदारी जो है ये एक ओनरशिप पहले से ही है, उसका भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तीसरा, कृषि उपजों के दाम, अभी जो किसानों को लागत भी नहीं मिल रही है उसके संबंध में कहीं कोई चिंता भी दिखाई नहीं दी। हाँ, ये भाषण जरूर है कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, तो ये दोगुनी करने का नारा तो 3 साल पहले से चल रहा है बजट में। इसलिए यदि बजटों से ही दोगुनी हो जाए तो अब तक तो दोगुनी हो जाती है। मैं तो सोचता हूँ जब इन्होंने बजट में घोषणा की उसके बाद में किसानों की आय घटी है और उनको उनके उपजों के दाम मिलना भी मुश्किल हो गया, और इस कोरोना काल में भी उनको कृषि के दामों के लिए जो राज्य सरकारों ने लिख कर दिया वो भी केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया कि 6 महीने तक खरीद करो। और खरीद, ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है दलहन और तिलहन की फसल पर 25% से ज्यादा नहीं खरीदेंगे कुल उत्पादन में से, उसको हटाओ, उसको कम से कम 50% करो। उसमें भी कोई इस बजट में है कोई उल्लेख नहीं है, कहीं चर्चा ही नहीं है। और जहां तक फल फ्रूट्स की बात है उसको उन्होंने ये कहकर इसको आगे बढ़ा दिया कि इसको हम बीमा से जोड़ देंगे। तो बीमा से किस ढंग से जोड़ोगे? वो बीमा वालों का लाभ होगा कि हमको होगा, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि पहले इन्होंने जो हमको बीमा से जोड़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उसमें तो कंपनियां माला माल हुई और हमारी जेब से पैसा चला गया, तो किसानों की जेब खाली हुई, कंपनियां माला माल हुई। यदि ऐसा ही बीमा हुआ तो उसका हम करेंगे क्या? फिर हमारी जेब पर डकैती पड़ेगी। तो एक डकैती मैं आ रहा हूँ रामा जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। देवेंद्र शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि आपने बिजनेस को बहुत नजदीक से देखा है, मुंबई में काफी लंबे वक्त तक आपने जर्नलिज्म किया है। सेंसेक्स का जिक्र भी दीप्ति सिंह जी ने किया, और सेंसेक्स को लेकर के बहुत सारे हमारे मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो मीम्स भी चल रहे हैं कि उछल पड़ा सेंसेक्स, खुशी की गुब्बारे फूट रहे हैं, और इस तरह से कई बातें आ रही हैं। ये बजट को लेकर सेंसेक्स का गणित में जरा सा समझना चाहूंगा, उसके बाद में आप अपनी बात कहिएगा। देखिए, मैं बहुत लंबे समय तक बॉम्बे में ये जो सेंसेक्स का पूरा खेल दिन भर चलता है उसी का मैं मीडिया जो चैनल है उसमें काम कर चुका हूं। तो ये जो सेंसेक्स को बढ़ाने, घटाने, गिराने, ये इसका पूरा का पूरा रैकेट काम करता है। और जब सरकार उसमें शामिल हो जाए तो फिर जो वहां पर सेबी और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पदाधिकारी हैं वो उसमें मदद कर सकते हैं, वो अपने ढंग से फिर सेंसेक्स को ऊपर नीचे करते हैं। तो मुझे तो इस सरकार ने जिस तरह के आंकड़ेबाजी पूरे अपने कार्यकाल के दौरान चलाए हैं, उसमें ये जो सेंसेक्स का ऊपर जाना और गिरना, वो जो खेल दिख रहा है उसके अंदर मैनिपुलेशन ज्यादा लगता है, और रियल स्टोरी कुछ और है। रियल ये है कि आपके यहाँ पर मदन जी मुस्कुरा रहे हैं, आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, कारखाने बंद पड़े हुए हैं। कोई ट्रेड और इंडस्ट्री से पूछ लीजिए, चाइना से माल ला के यहाँ बेच के कुछ 2 पैसे कमा लेते हैं तो कमा लेते हैं, बाकी हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है उसका भट्ठा बैठता जा रहा है। पता नहीं सेंसेक्स ये कहां से उठा लेते हैं, कहां से गिरा लेते हैं। उसके अंदर भारी सेंसेक्स के अंदर हर्षद मेहता टाइप आपको देख लेना, जैसे ही सरकार बदलेगी हर्षद मेहता टाइप जो है आपको वो उसके अंदर निकल के आएंगे स्कैंडल। तो उसके आधार पे आप देश की इकोनॉमी और देश की अर्थव्यवस्था को उसका आकलन मत करिए। जैसे कि रामपाल जी कह रहे हैं, रामपाल जी को मेरा नमस्कार है, बहुत दिनों बाद रूबरू हुए हैं। रामपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो बीमा से जोड़ने का खेल है ये तो दरअसल कॉर्पोरेट के लिए किया जाता है। हमेशा किसानों के साथ बीमा का खेल हमेशा से इसी तरह से खेला गया है कि वो प्रीमियम के नाम पर पैसा जो है कॉर्पोरेट को दे दीजिए, इनको कोई अगर क्लेम 1 लाख रुपए का है तो 100 रुपए भी नहीं देते इनको। ये तो इनका बीमा का सिस्टम है।
तो मदन जी क्या इस बात को बोल करके मुस्कुरा करके और हम लोगों को बेवकूफ बना के जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार जो है अपने काम अपने एक्शन में ईमानदार नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ सरकार सारे एक बार मदन जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी सुना आपने, एक बात मैं यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगा, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो, एवरेज 6% से ज्यादा क्रॉप किसान की अभी तक एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती है। उसकी अपनी मजबूरी होती है कि वो बिचौलियों को बेचना उसकी मजबूरी है, क्योंकि आज भी देश के बहुत सारे किसान छोटी जोत के जो लोग हैं वो उस फसल का इंतजार करते हैं, सारे सपने उस बोरियों में कैद करके देखता है कि मेरे बेटे की मैरिज होगी, बेटी की मैरिज होगी, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, घर का निर्माण करना है। आप अंदाजा लगाइए कि गर्मियों के वक्त या जहां जहां पे अलग अलग टाइम होता है, किसान जिस खेत पे या अपने घर पे काम शुरू करता है, बारिश अगर आ गई, अगर आधा कमरा भी अधूरा रहा, पैसे खत्म हो गए, तो अगले साल ही कंप्लीट होगा उसके सपने बीच में छूट जाते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास में, औने पौने दाम पे उसे अपनी फसल को बेचना पड़ता है। ये सिस्टम अभी भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हर सरकार एमएसपी के नाम पर तालियां पिटवाती है। बजट सत्र में एमएसपी का 1.5% इजाफा, सारे सांसद तालियां पीटते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि ये फसल पूरी खरीदी कब जाएगी एमएसपी पे। देखिए, एपीएमसी को भी बढ़ावा दिया है, ये भी अपन समझ रहे हैं कि एपीएमसी को भी मतलब डिजिटल किया है। और इसके अलावा देखिए, गेहूं उत्पादन के लिए उन्होंने 75,100 करोड़ रुपए की प्रावधान किया है। धान के लिए उन्होंने और 1,72,000 करोड़ का ये धान उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मतलब ये इसमें जोड़ा है। यही नहीं, आप देखिए किसान को ऋण कैसे सुलभ हो सके इसकी भी चिंता की है। एमएसपी को 1.5 गुना करने की जो घोषणा की है, तो निश्चित रूप से किसान को ही तो लाभ होगा उसका। और आप समझिए कि पहली बात सवाल तो वही उठता है, खरीदने की बात है, खरीदने की खरीद है अपनी, जो जितना भी उसके पास में जमीन है उसमें कितना उत्पादन है उसके हिसाब से जमीन का वो स्वामित्व दिखा करके और वो एमएसपी पे खरीद करना पड़ता है। ये नियम है, ये रामपाल जी भी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। कृषि 5 बड़े हब बनेंगे, कृषि हब बनेंगे, ये आप सब जानते हैं। फिर मजदूर के लिए भी ये किया है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी मजदूर अपना इलाका छोड़ करके दूसरी जगह जाए, प्रवासी मजदूर है तो उसको वहां राशन कार्ड मिलेगा, ये भी व्यवस्था करी है। तो ये इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आप ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं इन सब बातों को। और मैं आपको बताऊं, आवास प्रत्येक व्यक्ति को आवास ये देने की जो घोषणा की है, मकान खरीद करने का जो उसमें उसको जो पहले से जो राहत मिल रही थी उसको बढ़ाया गया है। किराया यदि वो देगा तो जो किराएदार उसको टैक्स से छूट दी है। ये सब बातें अपन कैसे इग्नोर कर सकते हैं। यही नहीं, तो चली आ रही थी, नया क्या है मदन जी? वो तो चल रहा था, नया क्या है? नया जो मैं बताऊंगा आपको, देखिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा है। विदेशी जो उत्पादन है उसको महंगा करने की जो घोषणा की है, मदन जी और हमारी मदन जी एक पॉइंट शास्त्री जी, मैं एक बात बताऊं आपको कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा क्योंकि हमने विदेश से जो भी आयात होने वाला उसको महंगा किया है। तो महंगा किया है तो आवश्यकताएं तो है, जब आवश्यकताएं यहाँ पर है तो यहाँ उत्पादन बनेगा। यहाँ पर आप देखिए कि जो कोई भी रिसर्च होगी उस रिसर्च को कैसे प्रोत्साहित किया गया है, ये इसमें प्रावधान किया है। तो उसको और बढ़ावा देने के लिए सवाल है आपसे मदन जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। और विदेश से मोबाइल महंगा होगा तो हिंदुस्तान में मोबाइल कंपनियां हिंदुस्तान में पैदा करेगी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। यहाँ पर ऐसी चीजें मदन जी तेल उत्पादन करेगा। हम पहले अपना रॉ मटेरियल एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, एक बात मदन जी मैं रोकना चाह रहा हूँ। बड़ी बात ये हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था उस वक्त भी बात निकल करके आ रही थी कि कोरोना काल है, जैसे अभी दीप्ति जी ने कहा भी कि पैसे के रिसोर्सेज सरकार को तलाशने होते हैं, वो उस नाते हम महंगाई से मानसिक रूप से भी तैयार है, लेकिन इतनी होगी का अंदाजा नहीं। सर एक बार मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अब एक सेस का और सामना करना पड़ेगा आपको। एग्रीकल्चर सेस में इजाफा करके सरकार ने फ्यूल पे भी अब ये मार और देगी। पहले से ही आप लोग डीजल पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अब मानसिक रूप से हमें तैयार रहना चाहिए
ये जंप और आपको झेलना होगा। मैं एक तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर मदन जी बहुत जोर दे रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि सरकार जो है ये बजट पेश कर रही थी ना आज, तो एक चैनल्स के ऊपर वो चल रहा था कि बजट का डॉक्यूमेंट नहीं छपा सके। तो ये कितने आत्मनिर्भर है आप सोचिए कि बजट का डॉक्यूमेंट नहीं छपा पाए, क्या तो प्लानिंग है और क्या आत्मनिर्भरता है। तो सरकार का उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सेस लगाया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेस, उसमें सीतारमन जी ने कहा कि भाई हम इस तरह से सेस लगा रहे हैं कि आम उपभोक्ता पर उसका वजन नहीं पड़े। मुझे एक बात बताइए, कौन सी दुनिया के अंदर कौन सा सिस्टम है जो साला कंज्यूमर के बियॉन्ड जो है वो सेस भी लग जाता है और पैसा भी आ जाता है? ये कैसी सरकार है जो कि मतलब कह रही है कि हम कंज्यूमर को नए दे करके वो सेस एग्रीकल्चर का हम दूसरे कहां से लेके आएंगे? पाकिस्तान पे लगा के लाएंगे? ये क्या मतलब मजाक बना रखा है देश को, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपकी जीडीपी में इजाफा नहीं है, बहुत मतलब जो बजट अनुमान है उनके अंदर भी कोई ट्रिमेंडस बढ़ोतरी नहीं है। आपके इनकम की प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं कि जीएसटी में बहुत जबरदस्त बढ़ावा हो गया। अरे भाई हो गया तो आप राज्य सरकारों को पैसे दे दीजिए उनके, और फिर आप बजट के अंदर लोगों को रिलीफ दे दीजिए। मतलब आप भाषण के अंदर कुछ भी बोल दें और प्रैक्टिकली यह है कि आप कुछ देने की पोजीशन में ही नहीं है। सच यह है कि जो कुछ भी रेवेन्यू आया, आपको पेंडेमिक के दौरान भी पैसा आया, वो कहाँ गया उसका भी पता नहीं है। वो कौन सी पार्टी के फंडों में जाकर के लुप्त हो गया इसका भी पता नहीं है। सरकार जो है सीरियस नहीं है। वापस आ रहा हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ मैं दीप्ति जी के पास जाना चाहूंगा। दीप्ति, आपके यहाँ पे जैसे हम राजस्थान में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में कम है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे गेहूं की फसल अच्छी होती है। आपके यहाँ चावल होता है जी। यहाँ अभी अगर हम बात करें, क्योंकि आपके भी एमएसपी पे है, किसान को इंतजार होता है कि मेरी फसल मैक्सिमम से मैक्सिमम मंडी में जानी चाहिए, उसकी पहली इच्छा यही होती है, लेकिन नहीं जा पाती है। मैं थोड़ा सा चावल का गणित समझना चाहूंगा कि जैसे अभी रामपाल जाट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, तो वहां किसान जैसे दावे बहुत किए जाते हैं कि किसान बहुत खुश है, किसान आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। मैं वहां के किसान की जरा स्थिति जानना चाहूंगा मैं एक बार, जो बिहार झारखंड का किसान है, जो चावल पैदा कर रहा है या फिर अपने फलों की पैदावार करता है या सब्जियां उगाता है, उसकी क्या स्थिति है? रामपाल जी बैठे हैं, इनके सामने क्या कहूँ। सारे भारत में किसानों की जो स्थिति है, अगर वो अच्छी होती तो आज ये किसान मोर्चा ना हो रहा होता, ये सारे देश इकट्ठे ना हो गए होते और ये सारे इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में सरकार के खिलाफ अपने मोर्चे नहीं खोल रहे होते। माफी चाहूंगी मैं राठौर साहब से, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसान कहीं के हों, अपने पूरे भारत के, उनके हम लोगों ने बदहाली ही देखी है। विस्थापित किसान देखे हैं, किसानों ने किसानी छोड़कर शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चरल काम करते देखते हैं, मजदूर बन गए हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने लग गए हैं। अगर उनके हालात अच्छे होते, उनके फसलों की कीमत अच्छी मिल रही होती, तो वो शहर की तरफ क्यों दौड़ाते? आज आप एक बार गांव की तरफ जाकर देखिए, आपको जवान नहीं मिलेंगे, या तो वहां कोई बुजुर्ग या कोई अपंग या विधवा महिलाएं दिखती हैं गाँव में। हालात किसान के ऐसे हमने बना रखे हैं, अगर इनको बहुत अच्छे बेसिक सुविधाएं मुहैया कराते या हम इनके लोन अच्छे से देते और उसकी रिकवरी के तरीके अच्छे रखते, तो ये हालात हमारे देश के कहीं भी नहीं होते। आज किसान आत्महत्या करते हैं, पूरे देश को खाना खिलाने वाले किसानों के हालात एक बार उनके घर पे बैठकर देखने पर समझ में आता है कि बिस्तरों के ऊपर बिछौने नहीं होते, चादर नहीं होती। और ये हम लोगों को सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं कि किसान का बजट है, वादों और इरादों का बजट है। आज तक ऐसे बजट किसी ने नहीं देखा होगा। अच्छा हो कि बजट में सचमुच में सतही तौर पे कोई काम किया जाता जिससे भारत के किसान विस्थापित होकर मजदूर नहीं हो जाते, शहरों की तरफ नहीं चले आते और आज सड़कों पे बैठकर किसान जो मोर्चा खोलकर बैठे हैं, एक बार उनसे दिल की बात भी कर ले जाती। आज हम लोगों को सुनने को क्या आ रहा है, ये वो किसान नहीं है, ये तो नकली है, ये तो बीएमडब्ल्यू में चलते हैं। बीएमडब्ल्यू में किसान चले तो गुनाह है क्या? आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शन लग जाते हैं। दीप्ति जी आपने ठीक बात कही है। पाकिस्तान से आए बीएमडब्ल्यू में चलते हैं, ट्रैक्टर्स लेकर के टक्कर मारते हैं, तलवारें चलाते हैं। अरे वो किसान है क्या?
मदन जी गलत मत बोलिए। किसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे मदन जी। इस तरह से आप लोग जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि किसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बताऊं। मदन राठौड़ साहब, मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि दीप्ति सिंह किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं, सोशल वर्कर है, एडवोकेट है। और ये हमने इनको जब सुना है तो इस वजह से हमने अतिथि के नाते जोड़ने का राजनीतिक ताल्लुक नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं किसानों के बदहाली को बहुत पास से मैंने देखा है उनके घर पे अगर आप बैठेंगे तो बैठने के एक छोटी सी मोड़ ही नहीं होती जिसपे वो आपको बैठा सके। ये हालात हमारे देश के किसान के हैं और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने तो आपकी बात को ही आपसे कहा है, आपकी बात में से बात निकली है। आपने बोला BMW में जो आए किसान, ये आपने बोला दीप्ति जी, मैंने नहीं बोला। तो जब आपने बोला तो मैंने उसी में से पूरा प्रश्न किया। अच्छा मदन जी वहाँ पर कितनी BMW थी? अगर एक BMW देख ली तो पूरे किसान को बदनाम कर दिया। एक BMW देख ली तो पूरा किसान बदनाम हो गया। और ये कितनी BMW पॉलिटिकल पार्टियां अपने फंडों के अंदर चोरी करके दाब के बैठी हुई हैं, इनको शर्म नहीं आता बोलते हुए। एक BMW कहीं देख ली, उसकी फोटो वायरल कर दी। चलिए हम डाइवर्ट हो जाएंगे, सर हम डाइवर्ट हो जाएंगे, मुद्दे पे लौटेंगे। मुद्दे पे लौटना चाहते हैं। सवालों के जवाब पे थी। हमारे हालात किसान के देश में अच्छे नहीं है। एक बार अगर हम लोगों को मौका मिले तो दिल से इस पे सोचना चाहिए और सचमुच में कुछ करने की बात कहनी चाहिए, ताकि हमारे देश के जो खेत है, जो गांव है, वहाँ लोग बसे, वहाँ छोड़कर शहरों की तरफ नहीं आए। अचानक से शहरों की बढ़ती आबादी ये बता रही है कि किसानों को पेट भरने के लायक भी पैसे नहीं हो पाते। पूरे साल खेती करने के बाद उनके अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं बचते, जिसको कि वो अगली खेती में इस्तेमाल करें। वो लोन लेने पे आते हैं और लोन के हालात कैसे रिकवरी की जाती है कि वो बेचारे आत्महत्या करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुपरफिशियल बातें हम कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब यही है कि किसानों के हालात चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान के हो, हर जगह हमें पता है कि उनके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। बहुत बुरी हालत है और कुछ करने की जरूरत है। मैं वापस लौटूंगा। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं एक रिएक्शन चाहूंगा आपका। मैं पहले राजेंद्र जी आप जुड़ गए हमारे साथ? जी चलिए रामपाल जी जाट साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। किसान देखिए, मैनिफेस्टो हो चाहे फिर आपके बजट हो, हमेशा जिक्र एक ही रहता है कि ये बजट, ये मैनिफेस्टो किसानों को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है, मजदूर को समर्पित है। ये कहा जाता है। दीप्ति जी ने बहुत कड़ा सच कहा है ये कि हम स्थिति से रूबरू हो। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि बजट कोई भी हो, हमें भरोसा रखना चाहिए कि हर सरकार बजट अच्छा ही पेश करती है। हम उसमें मीन में तब निकाल पाते हैं या भरोसा टूटता है तब कि जब वो रियल बजट नहीं हो पाता है। अगली बार जब जाते हैं तो कुछ चीजें दिखती नहीं है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि हाँ वास्तव में पिछले बजट में ये घोषणाएं की थी। केवल दावे नहीं कि 80% पूरा हो गया, 85% पूरा हो गया। ग्राउंड रियलिटी भी देखनी चाहिए। आप अपने वर्कर से पता करवा लीजिए। सरकारी तंत्र तो जैसी रिपोर्ट देता है वही देता है, क्योंकि वो भी नीचे पटवारी के भरोसे बैठा हुआ है, जो किसान की फसल बीमा योजना के बाद फसल खराबे की रिपोर्ट बनाता है। और पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबली, जो जहां लोग अपनी चीख चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पे जो बैठा होता है वो उस बात पे ठप्पा लगाता है कि नहीं आप सब लोग खारिज, जो ये मेरा पटवारी कह करके दे रहा है वो सब सही है। तो इस तंत्र से बाहर निकलना होगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है हमें उस पर गौर फरमाना चाहिए, तभी बजट की सफलता है। जी रामपाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। बात रियलिटी को लेकर के है भी, जैसे दीप्ति सिंह ने बताया भी, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि वास्तव में अगर सारी चीजें नहीं पूरी हो तो एटलीस्ट ये तो पूरी होनी चाहिए जो पहले अनाउंसमेंट में और अब के अनाउंसमेंट में। जी अभी एक नई बात सरकार ने कही है
कि हम मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन लाएंगे। ये कैसा लाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये वास्तव में लाते तो अच्छी बात है। इसी ढंग से ये किसानों के लिए क्यों नहीं कह सकते कि हम किसानों को उनकी उपजों के न्यूनतम दाम तो दिलाएंगे। और आज हिंदुस्तान में जो किसान हैं जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से कम है, उनकी संख्या है प्रतिशत में 86.6। तो 86.6% तो लघु और सीमांत है। उनको सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो भी उनकी उपज सरप्लस है उसके दाम उनको मिल जाएं, तो वो अपनी गृहस्थी चला सके। इसलिए जो दीप्ति कह रही थी वो रियलिटी कह रही थी। वो आज गांव में किसान के घर की स्थिति इसी ढंग की है। इसलिए वो जो स्थिति है उसको देखकर यदि बजट बढ़ाया जाता कि 86.6% किसानों को क्या हम उनकी पैदा का लागत मूल्य भी दे पाएंगे? तो यदि लागत मूल्य भी दे दें बहुत बड़ी बात होगी। और मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा योगेंद्र जी, अभी राजस्थान में बाजरा एक साल पैदा करने का सरकार मानती है 15 रुपए, किसानों को 1200, 1300 रुपए। और दूसरी वन नेशन वन मार्केट। तो हम ये वन नेशन वन मार्केट की बात करते हो तो एमएसपी चाहे हरियाणा में हो, खरीद करके राजस्थान में हो, चाहे कहीं भी हो, आप किसानों को जहाँ चाहो वहीं बेचो। तो आप केंद्र सरकार जब एमएसपी घोषित करती है तो उस एमएसपी पे खरीद, ये जिनकी घोषणा है उनका दायित्व हो जाता है। यदि कोई एक एजेंसी फेल हो जाए तो केंद्र सरकार को काम करना चाहिए और उसके लिए उनकी उपजों के दाम दिलाने की ओर बढ़ना चाहिए। इस बजट में और कौन संकेत। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र आर्य जी जुड़े हमारे साथ में। राजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल जी। राजेंद्र जी रिएक्शन क्या हुआ कांग्रेस की तरफ से इस बजट पे एक क्विक रिएक्शन क्या है आपका? योगेंद्र जी, ये बजट एकदम आंकड़ों का मायाजाल है। अगर आप वित्त मंत्री जी ने जो बजट पढ़ने की बात अलग है, और अगर आप मतलब एक पत्रकार के नाते उनसे सवाल पूछेंगे तो शायद वो समझा नहीं पाएगा। क्या है कि इस बजट के अंदर पैसा आएगा कहां से, इसके बारे में कुछ भी पूरी कहा है। लेकिन एक बात इन्होंने जरूर कही है कि विनिवेश करेंगे। अब विनिवेश करेंगे तो आप समझ लीजिए कि शरीर के इस अंग को काट के उस अंग के अंदर लगाना। तो आप ये देखिए कि इस देश की जो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे पेट्रोलियम सेक्टर है, चाहे टेलीकॉम सेक्टर है, इस सेक्टर की आज हालत क्या हो गई है। और इन्होंने जो कृषि क्षेत्र में जो मतलब ये जो बजट की बात करते हैं ना, ये बजट 3 भले कानून है, इसके बाद बात तय हो गई कि ये बजट उनको फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं लेकिन पीपीपी मोड पे करते हैं। जो सरकारी संपत्तियां जैसे बीपीसीएल को और कॉन्कोर को ये बेचने की बात करते हैं। तो आज आप ये देखिए कि बजट में राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि आप असम के लिए हम दे रहे हैं, केरल के लिए दे रहे हैं, और आपके और तरीके से इस तरीके से जो राज्यों का नाम लेके जो घोषणाएं की गई है, तो राजस्थान की बहुत आर्य साहब राजस्थान की बात कर रहे हैं आप। पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा उसका जिक्र किया है सरकार ने। आईपीओ एलआईसी का लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा सेस जो लगाया है उससे पैसा आएगा तो कहा जा रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि इससे इंकार नहीं किया जा सकता, हालांकि बजट में कहीं जिक्र नहीं है कि लोन कितना लेना पड़ेगा सरकार को, वो भी एक बात रहेगी। जी वही मैं बता रहा हूँ ना। मैंने कहा ना कि भाई विनिवेश से पैसा जुटाएंगे ये। हेलो जी। चलिए मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब वापस एक बार आपके पास आना चाह रहा हूँ। राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि साहब इन्होंने कहा कि पैसा जुटाएंगे, तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इस वक्त इस देश में एकाधिकार बढ़ाने की तरफ बढ़ चुके हैं। राज्यों का नाम लेके जब इन्होंने घोषणाएं करी तो हमने कहा कि राजस्थान के लिए बजट में क्या है। राजस्थान सरकार ने कहा कि राजस्थान जल जीवन मिशन के राजस्थान भरोसे के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी। तो 90 के अनुपात में हमें जल जीवन मिशन
सांसद हैं, तो उनसे हमें चलिए मैं वापस आ रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं आपको वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं राजेंद्र जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं वापस देवेंद्र शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा। शास्त्री साहब आप सुन पा रहे हैं? जी, दो बातें मैं यहाँ जानना चाहूंगा। एक, असंगठित मजदूर जो है उनको लेकर के वास्तविक पीड़ा होनी चाहिए और हम सब लोगों की एक सिंपैथी भी रहती है उनके प्रति। कोरोना काल का अगर हम जिक्र करें तो निश्चित रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जो स्थिति हम सब ने देखी है, भारत की सड़कें किस तरह से एक वैसा एक संकेत दे रही थी, हमें तो ध्यान नहीं है विभाजन की त्रासदी क्या थी, लेकिन लोगों का कहना है कि 1947 में जो हम देखा करते थे कि लोग कैसे भग भग करके जा रहे थे, ये एक ऐसा हो सकता है कि उस समय डिवीजन का एक कहर था, लेकिन ये कोरोना का कहर था। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए दो जो जिक्र किया, हालांकि नई बात नहीं लग रही है मुझे इसमें, इससे पहले भी वन नेशन वन राशन कार्ड का जिक्र पहले भी कर चुके हैं, 20 लाख करोड़ की जब योजनाओं का अनाउंसमेंट किया जा रहा था। लेकिन अभी भी सरकार ने कहा है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा और उन्हें बड़ा बेनिफिट दिया जा सके। तो इस ओर हम मान सकते हैं कि हाँ, सरकार की एक आवश्यकता थी, देश की आवश्यकता थी, उन गरीबों की आवश्यकता थी जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, अभी भी इंतजार करते। पोर्टल का कोई बेनिफिट मिल पाएगा, या फिर जैसे राज्य सरकारों ने घोषणा की थी कि हमने एक पोर्टल बना दिया है, जो बेरोजगार हैं कोरोना काल में वो जाकर के जिला क्षेत्र पे बता सकते हैं कि मेरे को स्टिचिंग आती है, या फिर इलेक्ट्रीशियन हूं, या मैं प्लम्बर हूं। देखिए योगेंद्र जी, मेरी आवाज सुन रही है आपको? योगेंद्र जी देखिए, आप पोर्टल बना दें या कुछ भी बना दें, जब तक जो प्लानिंग है, जो काम है, उसके प्रति सरकार ईमानदार नहीं है और काम करने वाले लोग काम अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी सिस्टम बना दीजिए, उनको वो बेनिफिट मिलना ही नहीं होता है। आप डिजिटलाइज कर दीजिए। अभी मदन जी कह रहे थे कि साहब वो जो एपीएमसी हैं उनको डिजिटल उससे जोड़ा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर उसके अंदर भ्रष्ट लोग बैठे हैं ना, तो वो डिजिटल जोड़ करके वो 4 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे। आप ये समझिए इसको। ये डिजिटल कर देने से आप ये फैसिलिटी उन चोरों के लिए बढ़ा रहे हैं, वो किसानों के लिए नहीं है। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जो असंगठित क्षेत्र के किसान मजदूर हैं उनको अगर बेनिफिट देना है तो भाई ये डिजिटल पोर्टल बना देने से उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। उससे कौन सा पैसा मिल जाएगा? उसमें क्या कर लेगा वो तो वैसे ही असंगठित है, वो तो डिजिटल तक पहुंच ही नहीं पाता। उसको तो 2 वक्त की रोटी की चिंता रहती है। वो आपके डिजिटल पोर्टल वोर्टल से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कांटेक्ट नहीं है। आप ये सोचिए कि आप उसके घर पर क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, तब तो उसको मिलेगी। दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली के अंदर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनको बेनिफिट दिया गया है। और अगर वो उसको मान रहे हैं तो वो ये है कि उनके घर तक बिजली चली गई, उनके घर तक पानी चला गया, उनके घर के पास में स्वास्थ्य केंद्र बन गए और उनके सरकारी स्कूलों के अंदर उनको अच्छी शिक्षा मिल गई, तब उनको ये फैसिलिटी मिली है। डिजिटल पोर्टल बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। मजाक मत करिए लोगों के साथ। अब जिनके साथ आज पोर्टल बना रहे हैं उनको किस तरह से सड़कों पर पीटा गया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज सरकार को इसी बात का डर लग रहा है कि वो जो ठुकाई पिटाई की थी पुलिस के जरिए बिना बात, वो अपने घर जा रहे थे, उन लोगों को जिस तरह से परेशान किया है उसका बदला अब वो लेंगे इनसे। इस डर के मारे ये लोग पोर्टल वोटल का हवा बना रहे हैं। इस पोर्टल से कुछ नहीं होना है अगर वहां पर सिस्टम में लोग ईमानदार नहीं है। योगेंद्र जी। नहीं शास्त्री जी, एक बात आप सोचिए कि जो जैसे कोई भी लेबर है उसका पीएफ का पैसा है, वो लेबर नौकरी छोड़ते ही उसका पैसा डूब जाता था। इस सरकार ने ये व्यवस्था करी है डिजिटल पोर्टल के माध्यम से कि वो पीएफ का अकाउंट उसका जारी रहेगा, वो पासबुक उसके पास में रहेगी, वो नौकरी छोड़ करके जहां पर भी जाएगा। एक मिनट सुन लीजिए शास्त्री जी, जहां भी जाएगा वहां पर वो कार्ड उसका जिंदा है और वो पहले का पैसा भी उसका हक है, वो उसको मिलेगा। वो 10 जगह का पैसा 1 मिनट 10 जगह का पैसा भी जुड़ता जाएगा।
मैं आपको बता दूं वाला नहीं है। आज इसका मतलब पीएफ के बारे में आपको अब इसका मतलब आपको कुछ पता नहीं है पीएफ के बारे में। मेरी बात पूरी सुन लो। पीएफ के रूल बदल चुके कि लाखों करोड़ों रुपया मजदूरों का पीएफ अकाउंट का पैसा लैप्स हो गया, सरकार के खाते में पड़ा है। आगे भी ऐसा ही होगा। आपसे कहना चाहता हूँ, आगे भी ऐसा ही होने वाला है। कहना चाहता हूँ अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब उसका हक है, वो उसका पैसा उसको मिलेगा। सर पीएफ रूल बदल चुके हैं, पीएफ के रूल बदल चुके हैं। ये बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार ने बदल चुके हैं, इसलिए उसको धन्यवाद देना चाहिए। यही नहीं, आप एक बात क्यों नहीं होना है। पैसा अगर एम्प्लॉयर पैसा जमा ही नहीं कराएगा तो आप कार्ड लेके घूमते रहिए, कुछ नहीं आने वाला उसमें। तो रूल बदल चुके हैं, उसकी मर्जी है। ट्रस्ट बना के कंपनी बना के पैसे खा रहे हैं। देखिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का इसमें हिस्सा जुड़ता है और उसका लाभ लेबर को मिलता है। एम्प्लॉयर जो है, कारखाने का मालिक, वो 50% वो देता है, 50% लेबर का जुड़ता है और वो पैसा उसको मिलता है, उसके अकाउंट में पड़ा रहता है। वो पैसा होगा, वो उसको मिलेगा। ये रामपाल जी भी इस बात को अच्छी तरह से मानते होंगे। पहली बार मिला है, पहली बार। मदन जी मैं एक बात बता दूं आपको, आजीवन अकाउंट उसका जिंदा रहेगा, आजीवन। वो एम्प्लॉयर तो पैसा देता ही नहीं है, उल्टे उस एम्प्लॉय का पैसा काट के और खा जाता है। आपको नियम का पता नहीं है मदन जी, आपको नियम का पता नहीं है। अभी वो बदल चुके हैं, एम्प्लॉयर जो है पैसा खा रहा है खुद का भी और एम्प्लॉय का। मैं किसान भी हूँ और मेरे कारखाने भी है, मुझे दोनों पता है और हमको देना पड़ता है। भी हो, आप किसान भी हो, आप नेता भी हो, आप कंज्यूमर भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि नियम बदल चुके हैं। ट्रस्ट बना करके पैसे जो एम्प्लॉय के पैसे हैं वो भी एम्प्लॉयर खाए जा रहा है और वो जमा भी नहीं करा रहा, अपना भी नहीं जमा करा रहा। आपको कितने केस पड़े हुए हैं पेंडिंग, देख लीजिए आप जाकर के जरा। पहले के पड़े थे, अब नहीं संभव है, अब संभव नहीं है, अब संभव नहीं होगा। ये बजट में ये प्रावधान किया है। देखिए, अपन डाइवर्ट नहीं हुए। मैं रामपाल जी से एक बात निवेदन करूं, और भाई जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो उसका लाभ किसान को नहीं मिलेगा क्या? उसकी गिरदावरी के हिसाब से उसकी जो फसल है उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा क्या? ये अपन कैसे और इग्नोर कर सकते हैं इस बात को? इसके लिए लाभ मिलेगा, मतलब किसी को खारिज नहीं कर रहा है कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ तो मिलेगा। लेकिन यही तो किसान कह रहा है कि उसकी 100 में से 6% अगर फसल बिक रही है तो ऊंट के मुंह में जीरा जितना लाभ तो मिला। इसे कौन खारिज कर रहा है कि लाभ नहीं मिल रहा है? एमएसपी पे जो जिसकी खरीद गई, जो लकी है, समझ रहे लॉटरी है, जिसकी पर्ची निकल गई उसकी। अरे योगेंद्र जी, एमएसपी तय करने में ही घपला है, एमएसपी तय करने में ही घपला है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं है, ये सब एडजस्टमेंट है। आप एमएसपी नीचे तय कर दो जी, जो आज तक चल रहा था ना, आप नीचे उतार दो। तो बढ़ाया है, आप उससे 1.5 गुना जी से पूछिए, आप मानो 1.5 गुना किया है, इसको तो मानो। और आप ये भी मानिए कि देखिए किसान को क्या किया है, ऋण किसान को अधिक ऋण मिलेगा, सोलर लाभ मिलेगा, सोलर पंप्स में जो बढ़ाया है वो लाभ किसान को मिलेगा, बिजली कंपनियां वो कोई भी चुन सकेगा, इसका लाभ मिलेगा, वो अपने यहाँ पर सोलर के और वो लगा सकता है, ये उसको लाभ मिलेगा। ये आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं? आप ये जो नहीं भूल सकते, हो गया किसान पैसे वाला बन गया, मान लिया, नहीं भूलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये मैं मान रहा हूँ, अभी बहुत कुछ करना है, क्या मजाक है? मैं कि सब कुछ हो गया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी बहुत कुछ करना है, ये बात भी है, लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा। ऐसा संभव नहीं है कि जादू के डंडे से काम हो जाए। बजट में जादू के डंडे और उन प्रावधानों से जादू आना चाहिए, जादू के डंडे से काम होता है। आपने कहा राजस्थान को क्या मिलेगा? राजस्थान के कितने शहर गैस कनेक्शन से जुड़ेंगे, ये आप कैसे पूछ सकते हो? योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये मदन जी ने कहा कि जादू का डंडा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर एक समस्या थी पानी पीने के पानी की, वहां पर मैं जादू का डंडा बता रहा हूँ।
उन्होंने एक लाइन का रूल बनाया कि 22,000 लीटर आपको मंथली फ्री देंगे अगर आप वहां तक अपना कंजम्पशन करेंगे। तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि दिल्ली का वाटर कंजम्पशन 40% घट गया और वहां पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को फ्री में पानी मिल रहा है, और फिर भी जल बोर्ड जो है प्रॉफिट में है। ये जादू मंत्र है मदन जी, थोड़ा सा दिमाग से अगर काम करेंगे ना तो जादू मंत्र भी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर गोबर भर जाए और हम मानने को तैयार नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। प्याज 2 रुपए किलो भी बिका, प्याज 80 रुपए किलो भी बिका। तो ये बात आप कैसे भूल रहे हैं कि उस किसान का यदि बीमित होगा फसल, टमाटर प्याज ऐसी जल्दी खराब होने वाली फसल यदि बीमित होगी तो उसका लाभ तो किसान को मिलना ही है ना। मैं रोकना चाहूंगा शास्त्री साहब, मैं रोकना चाहूंगा। बाबूलाल गुप्ता जी जुड़ गए हमारे साथ में इस वक्त। बाबूलाल गुप्ता जी, गुप्ता साहब, बजट पे एक रिएक्शन चाहूंगा मैं सबसे पहले तो, कि कैसा लगा ये बजट? जी गुप्ता साहब, गुप्ता साहब देखिए ऐसा है, बजट का जहाँ तक सवाल है, बजट अपेक्षाएं तो काफी थी पर अपेक्षा के अनुसार तो कुछ हुआ नहीं है। परंतु अगर मान लीजिए कोरोना काल में जो सरकार ने गुजारे हैं उसको देखते हैं तो घोषणाओं के लिए तो ठीक है, परंतु धरती पर कुछ उतरने वाली बात जहाँ तक करें तो कहीं फंड नजर नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर में जो कुछ किसान अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि साफ इनको कुछ करना चाहिए था ताकि लोगों को ये लगता, किसानों को ये लगता कि हाँ हमारे लिए कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एमएसपी हम 2013 से बढ़ा करके और 75,000 करोड़ रुपए के गेहूं खरीद लिए, परंतु परसेंटेज अगर क्रॉप बढ़ती गई और बढ़ती हुई क्रॉप में वही 15% 20% आपने खरीदा तो फिर क्या कर लिया? क्यों इस तरह के आंकड़े आप इसमें फेंक रहे हो जिससे लोगों को ये संशय हो कि आप जो बोल रहे हैं वो आगे भी कुछ करेंगे कि नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो बजट है, जो बजट एक यूं कहा जा सकता है कि आगे खाली आंकड़े पेश करने वाली बात है, बाकी मौजूदा स्थिति में इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और जहाँ तक हमारे एपीएमसी को इन्होंने जोड़ा है एग्री से, तो एग्री फंड तो पहले ही शॉर्ट पड़ रहा है। आपने कुछ बजट में प्रावधान किया ही नहीं है, तो फिर किस तरह से आप ये एग्री फंड में जोड़ करके एपीएमसी का डेवलप करेंगे? इससे आपने खाली ये जरूर कह दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एपीएमसी को सुरक्षित तो रखना चाहते हैं। आपकी भावना एपीएमसी को खत्म करने की नहीं है। जो पहले बिचौलिया करके आप इसको खत्म करना चाहते थे वो शायद अभी नहीं करना चाहते, ये तो ठीक है, परंतु बाकी और कहीं कुछ ऐसा हुआ हो, एपीएमसी बचेगी कैसे? एग्री फंड से जोड़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर दोगे। आपने इनाम के लिए बात कही है, इनाम मंडियों में पहले ही फैल है, उस इनाम में 1000 मंडियां और खोल करके क्या करेंगे? आज तक तो कोई इनाम में कोई परचेज हुई नहीं, न कोई खरीद हुई और न कोई बिक्री हुई। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं ये धरातल पे उतरनी चाहिए, तभी कुछ अच्छा लगेगा। ये लीजिए मदन जी, फूल खोल के रख दी बाबूलाल जी ने। नहीं, वो जो इन्होंने जो बात कही है कुछ नहीं हुआ। ये सर मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, और आपने तुरंत बजट को देखते ही हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। और बजट विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।